Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, हाँ कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, हाँ कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाएं। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत को तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर स्टडी पॉइंट में। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि मैंने कई टॉपिकों को कवर करा रखा है और आपने कई टॉपिकों को पढ़ रखा है। तो उसी में हमारा मौर्य वंश चल रहा था और मौर्य वंश में मैंने अगली वीडियो में क्या कराया है वो मैंने आपको बताया था, क्या कराया था। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पहले वाली वीडियो को नहीं देखोगे, राजाओं के बारे में पता नहीं करोगे, कौन किसने राजा कब किया, कौन सा राजा था मौर्य साम्राज्य में, कौन कौन से राजा थे, इनके बारे में अगर जानकारी आप नहीं लोगे तो फिर आपको आगे का भी थोड़ा नहीं समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य वंश था, और मौर्य वंश के बारे में पहली वाली वीडियो जो हमने बताया था उसमें कि राजा हुए, राजा में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, अशोक हुए, कई राजा हुए। उसके बाद में बृहद्रथ हुए थे, सबसे लास्ट राजा, अंतिम राजा थे बृहद्रथ। इनके बारे में हमने आपको बताया। और इसके बाद में अब आपको पहले बताया राजाओं के बारे में, कहां से कौन कौन से राजा थे। तो और फिर अब आपको बताएंगे इनका प्रशासन कैसा था, इनके प्रशासन के बारे में बात करेंगे, इनका राजा का जो प्रशासन चलता था इसके बारे में बात करेंगे, और प्रांतों के बारे में बात करेंगे, और मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य का जो समाज था, मौर्य समाज, उसके बारे में बात करेंगे, मौर्य समाज कैसा था। और उसके बाद में फिर बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो आती रहती है और आपके काम से रिलेटेड होती है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि एग्जामों के लिए। यहाँ पर मैं हिस्ट्री, कॉम्पिटिशन लेवल की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ हैं, पूरी मेहनत पे लगे हुए हैं और आप भी मेहनत पर लगे रहिए। जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और यही आपसे चाहता हूं कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मैं भी अपना सपोर्ट बनाए रखूंगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन दे देता हूं पहले से ही, कि मौर्य का जो शासन, जैसे कि हमारी अभी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक शासन चलता है, पहले राजतांत्रिक शासन चलता था। राजा हुआ करते थे, राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, मंत्रियों के भी छोटे और हुआ करते थे, उनसे भी छोटे कास्ट के हुआ करते थे। जैसे अभी गांव होते हैं, गांव का मुखिया प्रधान होता है, वैसे गांव का मुखिया कैसे माना जाता था, ग्रामीण कहा जाता था उसे, मुखिया को। तो ऐसे कुछ हैं लोग, इसके बारे में कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद में अब बात बताऊं आपको कि पहले, जैसे कि पहले हुआ करते थे, अभी होते हैं जैसे राज्य होते हैं, भारत में कितने राज्य हैं, राजधानियां होती हैं, वैसे ही पहले भी हुआ करते थे। कब? मौर्य साम्राज्य में ऐसे राजधानियां और राज्य भी हुआ करते थे। आज इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और आगे का टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। बेसिक से चल रहा है, आपको मालूम है, नहीं मालूम तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे टॉपिक करा दिए हैं मैंने। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो करा दी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और वैदिक काल, महाजनपद, और सारा कुछ करा दिए हैं आराम से। वंश करा दिए हैं, मौर्य वंश चल रहा है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का ये सेकंड वीडियो है, अगर आपने और वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए सबसे पहले, तभी कुछ होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे क्या है।
आगे देखेंगे हम इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य प्रशासन जो है, राजा हुआ करते थे पहले जो राजा हुआ करते थे, और राजा जो है मुख्य होता था पूरे, जैसे कि पूरे अखंड भारत पर अपना राज्य चला रहे थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य चला रहे थे। तो प्रमुख पूरे अखंड भारत के राजा कौन होते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और आपको मालूम है कि अखंड भारत कहां तक था, वो जाकर के सीधा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी नीचे, और ये सारा कुछ होते थे। तो इनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो ये राजा हुआ करते थे। राजा में प्रशासन कार्य करता था, सैनिक कार्य करते थे और न्यायिक कार्य करते थे। ये तीन उनके नीचे अंडर में कार्य करते थे। उसके बाद में होता था एक आमत्य को प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी वो नीचे के लेवल के लोगों को देखता था। उसके बाद में एक होता था तीर्थ उसे कहा जाता था, जो शीर्षस्थ का अधिकारी होता था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, तीन ये बड़े बड़े होते थे जो राजा के लेवल के होते थे। सबसे प्रथम तो राजा होता था, उसके बाद आमत्य, उसके बाद में तीन होते थे। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो समाहर्ता होता था, समाहर्ता जो राजस्व प्रधान होता था, जैसे कि राजस्व प्रधान आज हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, कौटिल्य जो चाणक्य थे, वो उस समय के समाहर्ता यानी कि प्रधानमंत्री थे। तो राजस्व प्रधान कौन होता है, जो अभी राजस्व प्रधान उनको भी कहा जा सकता है, लेकिन वो राजस्व प्रधान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रधान है। प्रधानमंत्री जो अभी हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी। तो राजस्व प्रधान जो राजा का प्रधान होता है उसे राजस्व प्रधान कहा जाता है। अब बात करेंगे हम संविधाता कौन होता है। संविधाता एक राजकीय कोषाध्यक्ष होता है। राज्य का कोषाध्यक्ष आप जानते हो, जिसके हाथ में पूरा फंड वगैरह ये सारा कुछ ऐसे कुछ काउंटिंग होती है, तो उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है। अब बात करेंगे हम सीता अध्यक्ष के बारे में। सीता अध्यक्ष एक मतलब जो भूमि होती है, राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी भूमियां होती हैं, जितना खेत कृषि का जो भी कार्य है और भूमि हुए जितनी, उसका मालिक कौन होता है, तो सीता अध्यक्ष होता है। अब बात करेंगे हम पंड्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभागाध्यक्ष होता है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता है। जो पंड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता है। तो ये कुछ इनके छोटे मोटे चार ऐसे रहे, और जो कि इनका कुछ जैसे कि हमारे यहाँ पर मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, उनसे बाद में गृह मंत्री, रेल मंत्री ऐसे होते थे। तो इसी के ये कुछ ऐसे होते थे, सीताध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, समाहर्ता, संविधाता, ये होते थे। जैसे कि हमारे यहाँ रेल मंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही है ये। अब बात करेंगे हम सैन्य विभाग। जो इनकी जो सेना होती थी, सेना का कैसे कैसे चार भागों में विभाजित थी इनकी सेना चार भागों में विभाजित थी, और सेना के ऊपर ही पूरा राज्य का राजस्व टिका हुआ था। अगर सेना नहीं होगी किसी की, तो दूसरा राजा आकर के आक्रमण कर देगा, विदेशी आकर के आक्रमण कर देगा। तो यही था। तो सैन्य विभाग जो सेनापति है, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो सेनापति होता था। सेनापति जो पूरी सेना का स्वामी होता था, पति होता था, पति का मतलब स्वामी। तो पूरी सेना का जो स्वामी होता था उसे सेनापति कहा जाता था। ठीक। अब सेना कितने प्रकार की होती थी? सेना होती थी चार प्रकार की। एक पैदल सेना होती थी, जो पैदल सेना होती थी पैदल जाकर के पार्टिसिपेट करती थी सेना में और अपना कार्यभार संभालती थी पैदल चलते। अब दूसरी सेना होती थी हाथी की, जो हाथी पर जाकर के जाती थी और अपना कार्य में पार्टिसिपेट करती थी और कार्य को संभालती थी। तो ये होती थी हाथी सेना। अब बात करें घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना कौन सी होती थी? तो घुड़सवार सेना जो होती थी, जो घोड़ों पर चढ़ के जाते थे और अपना जो भी पार्टिसिपेट करते थे राजस्व चलाने के लिए, जो भी लड़ाई वगैरह कुछ होता था, तो घुड़सवार सेना जाती थी। अब बात करें रथ सेना। रथ सेना जो होती थी, रथों से राजाओं के महाराजा ये सारा कुछ जाते थे रथों से। ये भी सेना निकली थी रथ सेना, जो रथ से चला करते थे। ये था इनका सैन्य विभाग। सेनापति के जो कुछ पार्टिसिपेट पॉइंट थे, तो इनको बताया। अब बात करेंगे हम इनकी न्याय व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। न्याय व्यवस्था के बारे में बात करें तो न्याय व्यवस्था दो प्रकार की थी। दो प्रकार की न्याय व्यवस्था कौन कौन सी थी? तो न्याय व्यवस्था जो थी दो प्रकार की, धर्म स्थायी और कंटक शोधन। कौन कौन सी? धर्म स्थायी और कंटक शोधन। धर्म स्थायी जो न्याय व्यवस्था थी वो दीवान अदालत में थी। जो धर्म स्थायी न्याय व्यवस्था थी, भूमि से जुड़े हुए कुछ
कोई कार्य अधूरा पड़ा है उसको कार्य करने के लिए, कुछ कोई कार्य और वैसा है तो उसको करने के लिए ये होती थी दीवान अदालत। इसमें ऐसे न्याय को सुलझाया जाता था। लेकिन कंटक शोधन जो होती थी फौजदारी होती थी, मतलब चोरी डकैती और कांड मृत्यु और खून वगैरह ये सारा कुछ, इसकी जो न्याय इसको न्याय दिया जाता था वो होती थी फौजदारी या न्याय व्यवस्था, जो कंटक शोधन न्याय व्यवस्था में से निकली हुई थी। अब एक बात करें कि जैसे कि आज भी कोई होते हैं, पहले गुप्तचर रखा जाता था राज्य का या किसी बाहर का, मतलब बात लेने के लिए राजा गुप्तचर रखते थे, वो भी गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर विभाग कुछ इस प्रकार होता था कि दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक गुप्तचर ऐसे होते थे जिनका नाम होता था संस्था, जो एक जगह ही रह करके और पूरा गुप्तचर का कार्यभार संभालते थे। संस्था नाम की जो कार्यभार था, गुप्तचर विभाग था, वो एक जगह रह करके कार्यभार संभालता था। और संचार विभाग जो है वो घूम घूम करके पूरी गुप्तचर की जितनी भी बातें नई नई होती थी सारी कुछ ला करके और राजा को बता दिया करते थे। ये थी गुप्तचर व्यवस्था इनकी आगे। अब बात करेंगे हम प्रांतों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी भारत के कितने राज्य हैं, कितने, उसके बाद में उनकी राजधानियां, और फिर उसके बाद में पूरे भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो बस इंतजार करिए और आपको पूरा बताने वाला हूं। देखिए, अब प्रांत के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रांतों के बारे में बात करें तो उत्तर पंथ जो होता था, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। उत्तर पंथ पाकिस्तान में जो है पंजाब और अफगानिस्तान का हिस्सा कुछ जो उत्तर पंथ कहलाता था। उत्तर पंथ जो है तक्षशिला राजधानी थी उसकी। जैसे कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो पहले पंजाब में उत्तर पंथ था, तक्षशिला उसकी राजधानी थी। अभी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अब बात करेंगे दक्षिण पंथ की राजधानी स्वर्णगिरी दक्षिण पंथ की राजधानी थी। और काशी पूर्व पाटलिपुत्र, काशी पूर्वी जो थी, प्रासी पूर्वी की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र प्राची पूर्वी की तो राजधानी थी, लेकिन पाटलिपुत्र और किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र एक पूरे अखंड भारत की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश में पूरे भारत की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र ये अखंड भारत की राजधानी थी। अब बात करेंगे हम अवंती के बारे में बात करेंगे। तो अवंती जो है, अवंती एक राजधानी थी जिसकी उज्जैनी अवंती की राजधानी थी, उज्जैनी। याद रखेंगे आप। अब बात करें, आगे चलते हैं। देखो इनके जो, ये तो हुई राजधानी की बात। अब छोटे कस्बों की बात करें, विषय, तो विश्वपति और प्रादेशिक विषय हुआ करते थे, जिसमें 10 गांव का जो समूह होता था, 10 गांव इकट्ठे होते थे, 10 गांव का समूह होता था। उसका मुखिया कौन होता था? तो उसका प्रमुख समूह होता था, और उसका मुखिया जो होता था वो होता था गोप। उसे गोप कहा जाता था। जो 10 गांव का मुखिया होता था उसे गोप कहा जाता था। और एक गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। जैसे आज जिलों में बट जाता है, उसके बाद पंचायतों में, फिर गांवों में, 10 गांव में ऐसे बट जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी बट जाता है, और इसके बाद में इसमें भी बढ़ते थे। यही पूरी व्यवस्था यहाँ की थी। अब बात करेंगे नगर प्रशासन कैसा था। क्या मौर्य वंश में भी नगर थे? क्या शहर थे? हाँ थे। कौन कौन से? ये जितनी भी राजधानी है ना, ये सब शहर थे। और इसमें कैसा था? मेगास्थनीज हुए हैं जिन्होंने एंड का एक पुस्तक लिखी है। तो उनका मानना है कि उसमें 6 समिति हुआ करती थी पूरे एक नगर में 6 समितियां होती थी, और उनके प्रत्येक समिति के 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 जब सदस्य होंगे तो 5 और गुणा 6 करेंगे तो पूरा बराबर 30 हो जाएगा। 30 तो 5 का गुणा 30 तो 30 ये हो गया। तो 30 पूरे सदस्य होते थे जो पूरे नगर को संभालते थे। तो ये पूरा हुआ। अब बात करेंगे हम मौर्य समाज कैसा था। मौर्य समाज के बारे में बात करें तो कौटिल्य जी का मानना है, कौटिल्य जी कहते हैं, चाणक्य जी ने लिखा है कि चाणक्य जी मानते थे कि 4
वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य। ठीक है, तो वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 5 प्रकार के 4 प्रकार के वो वर्ण थे। लेकिन मेगास्थनीज इंडिका जी ने पुस्तक लिखी है, वो अपने 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 देश के अनुसार बताता है कि ब्राह्मण, और यहाँ पर दार्शनिक, किसान, अहीर और कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, यहाँ पर कितने वर्ण होते थे? तो इनके अनुसार वर्ण 6 बताए गए हैं। इनके अनुसार 6 वर्णों को बताया गया है। अब बात करेंगे कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य कहते थे, कौटिल्य के समय में दास प्रथा थी। कौटिल्य कहते हैं हाँ, मौर्य वंश में दास प्रथा थी। लेकिन मेगास्थनीज कहते हैं कि दार्शनिकता नहीं थी, दास जो प्रथा होती है, दास प्रथा, उसमें नहीं थी। अब बात करेंगे हम स्त्री के बारे में। स्त्री का माहौल कैसा था? स्त्री का माहौल ठीक था, लेकिन उतना भी ठीक नहीं था और उतना भी बिगड़ा हुआ नहीं था जितना कि प्राचीन काल में, नहीं बल्कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में बिगड़ा हुआ था, उतना अभी नहीं बिगड़ा हुआ था। समझे? तो उतना नहीं बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं था। और जो वैश्या स्त्री की स्थिति जो थी पहले से कुछ ठीक थी। अब वेश्यावृत्ति जो महिला होती हैं, वेश्यावृत्ति की, उनको कहा जाता था उस समय में रूपा जीवा उन्हें कहा जाता था। अब बात करेंगे हम मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्य अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, और बस आप देखते रहिए कि मौर्य अर्थव्यवस्था जो होती थी वो उसका आधार होता था, कृषि का आधार होता था। उसका आधार क्या होता था? उसका आधार होता था कृषि पर आधारित थी पूरी अर्थव्यवस्था। कृषि, तब पूरा कृषि का विकास हो गया था। और जो टैक्स होता था, टैक्स होता था वो 1/6 से 1/4 का राजस्व का होता था। जो राज्य देता था तो ये टैक्स पहले लगता था, कर, जिसे कर भी कहा जाता है, कर वसूली ये पूरा होता है। तो अब बात करेंगे आंतरिक और बाह्य व्यापार हुआ करता था। आंतरिक और बाह्य, विदेशों में भी व्यापार होता था तब। और अब बात करें प्रमुख उद्योग क्या थे? उद्योग, इसका प्रमुख उद्योग क्या था मौर्य वंश में? तो प्रमुख उद्योग वस्त्र होता था। क्या होता था? वस्त्र। ठीक। अब बात करेंगे व्यवहार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। भाई, व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। व्यापार, तब मुद्रा कौन सी चलती थी? सबसे ज्यादा मुद्रा चांदी के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्के चलते थे और चांदी के सिक्के चला करते थे। कुछ नीति थी कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको मृत्यु का दंड दिया जाता था। कब? मौर्य वंश में। तो ये भी कुछ इंपोर्टेंट है। अब बात करेंगे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह होता था भड़ौच यहाँ का बंदरगाह था। तो हमने कुछ जानकारी दी, आपको इन्फॉर्मेशन दी मौर्य वंश के बारे में। और अपने अगर वीडियो आगे वाली नहीं देखी हो तो वीडियो देख लें, और इसको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जो मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी की फॉलो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो फॉलो कर लीजिएगा और वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।